ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज़ के ट्राई सिटी ई अधिवेशन में फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कोरोना महामारी के दौरान योजनाओं का लाभ मिला। सरकारी योजनाएं थी जिसका कोरोना मरीजों को लाभ मिला। अन्य बीमारियों के साथ साथ कोरोना पीड़ितों के लिए भी ये योजनाएं कहीं ना कहीं वरदान साबित हुई। ऐसे में अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहां का भुगतान स्वास्थ्य विभाग ने किया और सरकारी अस्पतालों का खर्चा मरीज का बिल्कुल भी नहीं लगा। ऐसे में अब हम बात करेंगे ज़रूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया गया, यही हमारे सत्र का नाम है और इस पर चर्चा करेंगे चंडीगढ़ के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद के साथ। इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे आयुष चित्रांश। आयुष, ओवर टू यू। तो धन्यवाद नीलम। और सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जरूरतमंदों तक कैसे सरकारी योजनाओं का जो लाभ है ये पहुंचाए, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और ट्राई सिटी के इस ई अधिवेशन में लगातार इसी पर चर्चा जारी है। और अब हमारे साथ चर्चा करने के लिए अरुण सूद जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं प्रदेश भाजपा चंडीगढ़ के। अरुण सूद जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज के इस ई अधिवेशन में। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके चैनल के लिए मेरी शुभकामनाएं जी। अरुण जी, अब शुरुआत करते हैं। चूंकि कोरोना काल के बीच में हम लोगों ने देखा कि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी, सभी के सामने वो चुनौतियां थी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ते हुए उन चुनौतियों से पार पाते हुए अब बैक टू नॉर्मल की ओर धीरे धीरे जाते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन आप इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को कैसे देखते हैं और किस तरीके से आप लोगों ने भी जरूरत के समय लोगों तक वो मदद पहुंचाई या वो तमाम जरूरत की चीजें पहुंचाई जिनकी आवश्यकता उनको थी? मैं चाहूंगा कि यहीं से शुरुआत करें, अरुण सूद जी। हम सब जानते हैं जी कि कोरोना काल में जब फर्स्ट वेव आई थी पिछले साल, और उस वक्त हमारे देश में जिस प्रकार के निर्णय सरकार ने लिए, तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन लगाया गया। जनवरी में पहला केस आया और मार्च में लॉकडाउन की घोषणा की गई। उसकी वजह यह थी कि सबसे बड़ी कि जिस प्रकार के हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर था इस महामारी से लड़ने के लिए, उसकी भारी कमी थी। ना हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर्स का बनते थे, ना N95 मास्क था, ना हमारे यहाँ पे पीपी किट थी, और ना ही हमारे कोई कोविड के लिए आईसीयू बेड्स और स्पेशल हॉस्पिटल्स या वार्ड्स थे। इस लॉकडाउन के दौरान सरकार ने इस चेन को तोड़ने के लिए इन सब चीज़ों की व्यवस्था की और बड़े ही अच्छे ढंग से सरकार ने जो है वो इसको चलाया। लेकिन इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक आह्वान किया कि आज इस संकट की घड़ी में हमें जो है वो सेवा ही संगठन के नाम से लोगों के बीच में राहत कामों को लेके जाना। और उसी तरीके से देश भर में जैसे ये काम चले, और चंडीगढ़ में भी हमने जो है लगभग 2.5 करोड़ रुपया लोगों से इकट्ठा करके लोगों के लिए मदद की, जिसमें मुख्यतः हमने पूरे लॉकडाउन के दौरान उसके बाद भी पावन किचनों के माध्यम से रोज हम 73,000 लोगों को खाना खिलाते थे, फूड पैकेट देते थे। जी जी। इसके अलावा 5 लाख मास्क हमने 50 लाख रुपए की मदद से वो हमने 5 लाख मास्क जो है वो पूरे चंडीगढ़ में, क्योंकि 2,35,000 हाउस होल्ड है चंडीगढ़ में, हमने हर घर में 2 मास्क देने का काम किया। इसके अलावा लोगों की हर प्रकार से सूखा राशन देना, लोगों का जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए 28,000 घरों से हमने उनके धन्यवाद प्रस्ताव, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बैंक कर्मचारी हैं, पोस्टल कर्मचारी हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, उनका उत्साह बढ़ता रहे, हमने 28,000 परिवारों से सिग्नेचर करा के उनके हेड्स को दिए। ऐसे सैनिटाइजर बांटना और सब चीज़ों के लिए जहां भी जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमने लगभग किया। और अब जब दूसरी लहर आई तो फिर से पार्टी के आह्वान पर हम लोगों ने अपने पार्टी ऑफिस में एक हेल्पलाइन नंबर 24/7 जारी किया, जिसमें हमने 16 डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए। जिसमें एक हमने, क्योंकि इस बार परिवारों के परिवार जो पूरे कोरोना से प्रभावित हो रहे थे, तो हम लोगों ने एक किचन जो है वो चलाई, ताकि जिन परिवारों में पूरे के पूरे परिवार के लोग कोरोना संक्रमित हैं उन लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा सके। वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराना, कहाँ पे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो सकती है, आईसीयू बेड्स की व्यवस्था हो सकती है, या नॉर्मल ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था हो सकती है, वो चंडीगढ़ के सब हॉस्पिटलों के साथ हमने तालमेल से लोगों की मदद की। सैनिटाइजर, मास्क, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जो है वो ग्लोए और बसोता, अश्वगंधा, ऐसे हमने हाफ केजी के पैकेट बना के लोगों को वितरित किए। और जिन लोगों को जैसे चंडीगढ़ में बाहर से भी लोग आते थे,
पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, और भगवान की उससे कभी किसी की डेथ भी हो जाती थी तो जी। परिवार वाले भी उसको छोड़ देते थे। हमारे लोगों ने हमने एक टीम बनाई थी जो उनके सारा अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती थी। एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोगों ने की कि जिनको भी जरूरत है। एक 4 डॉक्टरों का हमने पैनल बनाया जिसमें आप किसी प्रकार से, जी, जी। वो आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे बहुत सारी और चीजों के विषय में जहां भी जिस तरह की जरूरतें थी। और अभी पार्टी की सरकार जो है उसके 7 वर्ष पूरे हुए। हुँ, हुँ। 29 मई को हमने 5 ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से सैकड़ों लोगों को खूनदान करवाया। और 30 मई को ऐसे ये सब राहत के कार्य जो थे, चंडीगढ़ में 311 जगह पे, कहीं पे इम्यूनिटी बूस्टर बांटना, कहीं पे राशन का किट बांटना, कहीं फ्रूट बांटना, हुँ, इस हुँ। प्रकार से 311 कार्यक्रम। इसमें हमने कुष्ठ आश्रम, पिंगलवाड़ा, अनाथालय, जी। वृद्ध आश्रम, अंध विद्यालय, सब जगह और कॉलोनी, शहर की, गांव, जहां पे भी लोगों को जरूरत थी, तो पार्टी के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने इसको सेवा ही संगठन के रूप में। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अरुण जी, एक चीज़ और थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा, चूँकि फर्स्ट वेव के अंदर तो बहुत सारी स्थितियाँ जो थीं उससे हम लोग निपटे और बाहर निकले, लेकिन सेकंड वेव के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत चैलेंजेस थे। आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्योंकि जिस समय दस्तक हुई सेकंड वेव की और जब ये पीक तक पहुँचा है, तो उस दौरान किस तरीके की चुनौतियों का सामना आप लोगों ने किया और सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने क्या था और उसको कैसे आप लोगों ने फेस किया? देखिए जी, चाहे फर्स्ट वेव था चाहे सेकंड वेव, आपने ये पूरे देश भर में लोगों का ये अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल था जो फ्रंट लाइन पे आके लोगों की राहत के लिए आगे बढ़े। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है। फर्स्ट वेव में तो बिल्कुल सारी पार्टियां जो है वो क्वारंटाइन में चली गई हुँ, और हुँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं अपने जान को भी रिस्क पे लेके लोगों के लिए राहत कर रहे हैं। मेरे घर में 3 बार कोरोना का जो संक्रमण हुआ, पहले मेरी पत्नी को हुआ, फिर दिसंबर में मुझे हुआ, फिर अभी अप्रैल में इस साल फिर मेरे परिवार को, मेरे पेरेंट्स, सबको यह अनुभव हुआ। लेकिन हमने हमने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं के परिवारों में इवन डेथ तक हुई, लेकिन कार्यकर्ता लगातार लगे रहे। और चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ में ऐसा था कि दिल्ली से, राजस्थान से, हिमाचल से बहुत सारे मरीज वहां बहुत आईसीयू बेड्स की कमी के कारण से चंडीगढ़ पीजीआई की तरफ आ रहे थे। हुँ। यहाँ के प्रशासन ने बड़े अच्छे ढंग से जो है इस चीज को जो है हैंडल किया। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो चंडीगढ़ प्रशासन की है, जब जनवरी में देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया सब स्टेट्स को कि आप जमीन हमें दीजिए, छोटा सा जमीन का टुकड़ा, पीएम केयर फंड से हम वहां पे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगे। और चंडीगढ़ ऐसा प्रदेश है जिसकी प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा की कि चंडीगढ़ ने 3 प्लांट्स जो है 16 में, 32 में, पीजीआई में समय पे लगा लिए। और चंडीगढ़ में इतनी भारी तादाद में बाहर के लोग भी आते रहे, लेकिन चंडीगढ़ में कभी ऑक्सीजन की जो है वो कमी नहीं। और अब एक प्लांट और लगाने जा रहे हैं। तो बड़े अच्छे ढंग से प्रशासन ने भी और हमारे संगठन ने भी इस सारी चुनौतियों का सामना किया और लगातार हौसले बुलंद रखते हुए काम। हुँ, हुँ, हुँ। अरुण जी, अब थोड़ा-सा वैक्सीनेशन को लेकर के भी मैं आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, चूँकि एक तो वैक्सीनेशन इस समय ज़रूरत भी है और बहुत ज़रूरी भी है कि बहुत तेज़ी के साथ हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित होते हुए जाएँ। दूसरा, कुछ इस तरीके के मिथक हैं या कुछ इस तरीके की भ्रांतियाँ हैं जो लोगों के बीच में हैं और उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ भी शामिल हैं जिन्होंने इस तरीके की बातों को हवा भी कहीं न कहीं दी है। ये दोनों स्तर से जो चैलेंजेस हैं, एक तो वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना, लोगों को वैक्सीनेट करना और जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, उनको सही बात बताना। इस चैलेंज को आप लोग किस तरीके से फेस कर रहे हैं और इसको लेकर के आगे की भविष्य की क्या रणनीति है? वैक्सीनेशन के लिए हमारी पार्टी ने जो सरकारी तंत्र है उसका सहयोग करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष योजना बनाई। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे भी एक टीम का गठन हुआ है, प्रदेश स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, मंडल लेवल पे हम सब ने किया। पिछले दिनों भी हम अगर देखें तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की। अप्रैल 2020 में देश की सरकार ने जब ये कोरोना का संक्रमण हुआ तो 2 वैक्सीनेशन डेवलप करने के लिए उसी वक्त तुरंत प्रयास किया और 9 महीने के अंदर अंदर हिंदुस्तान ने 2 वैक्सीन जो है वो इंडिजीनियस वैक्सीन जो है वो आजाद की। और इसी कड़ी में तब लोगों ने जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ,
कि बीजेपी की वैक्सीन है, ये हम नहीं लगवाएंगे। बहुत सारे विरोधी दलों ने इस प्रकार से इसका दुष्प्रचार शुरू किया और लोगों को गुमराह किया। लेकिन देश ने WHO के जो प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से पहले फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को, फिर 60 साल से ऊपर, फिर 45 से ऊपर, फिर 18 साल से ऊपर, ऐसे अलग अलग केसेस में देश के प्रधानमंत्री ने इस जो वैक्सीनेशन टीकाकरण का जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का प्रोग्राम था, आज तक लगभग 27 करोड़ डोजेस जो है वो लोगों को लग चुकी। और इसी कड़ी में जब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था तो लोगों को गुमराह करने के लिए कि इसके ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं, कभी इसमें गाय की चर्बी डाली है, कभी हम गिनी पिग्स नहीं है, हमारे पे एक्सपेरिमेंट नहीं है। फिर बात आई वैक्सीनेशन को डिसेंट्रलाइज किया जाए, सरकारों को, जो स्टेट सरकारें हैं उनको आजादी दी जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि हम खरीदेंगे। एक वैक्सीन की डोज भी किसी भी सरकार ने जो है वो आयात नहीं की और ना ही कोई परचेज। सेंटर ने अभी, नरेंद्र मोदी जी ने 7 मई को ये घोषणा की कि अगर स्टेट्स ये चीजें अब करने में सक्षम नहीं है तो अब कल 21 जून से परसों नरेंद्र मोदी जी 18 साल से 44 साल के लिए फ्री वैक्सीनेशन का प्रोग्राम उन्होंने सेंटर की तरफ से लॉन्च किया। 75% वैक्सीनेशन जो है वो कंपनियों से सीधी केंद्र सरकार खरीदेगी और 25% जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आएगी। और कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन को भी 7 कंपनियों को जो है उसका लाइसेंस दिया, किसी को 5 को दिया। स्पुतनिक जो है रशिया की, उसकी भी ट्रायल चल रहे हैं, वो भी जल्दी इंडिया में उपलब्ध होगी। तो सरकार ने लगातार इस टीकाकरण के कार्यक्रम में सब बाधाओं के बावजूद, इन लोगों ने कभी वैक्सीन जमीन में गड़ी मिली, कभी वैक्सीन डस्टबिन में, कभी वैक्सीन की वेस्टेज हुई, वैक्सीन पे राजनीति की गई। और आज जब ये अब वैक्सीन चला रहे हैं तो सरकार ने कभी कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने बाहर क्यों भेजी। वैक्सीन की, किसी भी दवाई की एक शेल्फ लाइफ होती है। वैक्सीन आपने बनाई और हमारे देश ने 95 देशों को जो है वो वैक्सीन दी, या फ्री में दी या उनको निर्यात किया। उस वक्त ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। लोगों में भ्रम पैदा किए जा रहे थे। हम एक पूरा ग्लोबल परिवार है, दुनिया एक। जब हमारे पास दवाइयां उपलब्ध थी तो तब हमने बहुत सारी हाइड्रोक्लोरोक्विन वगैरह दवाइयां अमेरिका तक को दी। और आज जब भारत में ऑक्सीजन की कमी आई या वेंटिलेटर्स की कमी आई, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कमी आई, तो भारत के उसी गेस्चर की वजह से पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई। इवन इस्लामिक राष्ट्रों ने भारत की बड़ी मदद की। आज मैं समझता हूँ कि परस्पर ये सारी चीजें होती हैं और ये बड़ा खेदजनक है कि इस सारी चीज पे, इस महामारी पे लोगों का साथ देके पूरे देश के साथ खड़े होने की बजाय विपक्षी दलों ने ओछी राजनीति की। तो अरुण सूद जी, क्या आप ये मानते हैं कि खासतौर से वैक्सीनेशन वाले पार्ट पे जब हम लोग जाते हैं तो इसको इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया गया, इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न हुई और कुछ लोग इन भ्रामक चीज़ों के वजह से या इस भ्रामक दुष्प्रचार की वजह से भी वैक्सीनेशन से दूरी बनाते हुए नजर आए? क्या भूमिका जो होनी चाहिए खासतौर से उन पार्टियों की जो जहाँ पर सत्ता में नहीं है, वो आपको सही नजर नहीं आती है? क्या इस वजह से भी आपको लग रहा है कि एक बड़ी चुनौती उस स्तर पर भी आप लोगों के सामने आई? बिल्कुल जी, इनके ये जो इस पे राजनीति की इन लोगों ने, इसके कारण से कई लोगों के मन में भ्रम हुआ। लेकिन मैंने जैसे बताया कि WHO के जो प्रोटोकॉल थे उसके हिसाब से प्रधानमंत्री वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे। जब प्रधानमंत्री का नंबर आया तो प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके सबसे पहले दिन वैक्सीन लगवाई। उसके बाद हमारे सब बड़े नेताओं ने, इवन मैंने भी, मेरे पेरेंट्स को जब ये हुआ 60 साल से ऊपर का, मैं 2 मार्च को जाके उनको वैक्सीन लगाई। उसका हमने पूरा प्रचार इस ढंग से कि सब लोग आगे आए, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो लोग आगे आए ताकि लोगों में भ्रम ना फैले। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक वैक्सीन की जो है लगभग 5 करोड़ लोगों को डबल दूसरी डोज लग चुकी है और लगभग जो है वो 26 करोड़ लोगों को अभी पहली डोज लगी। जैसे मैंने बताया, पार्टी ने योजना बनाई है कि हम लोगों से ये भ्रम दूर करेंगे। अब बहुत सारी भ्रांतियां दूर होगी, लेकिन ये लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी ना किसी ढंग से वैक्सीन पे राजनीति की जाए। इनको ये हजम ही नहीं हो रहा है। जब हमारे देश में, अब आप देखिए, अगर पुराना इतिहास देखें तो सारी दुनिया में जब पोलियो खत्म हो गया, 20 साल बाद हमारे देश में उसकी वैक्सीन का हमने निर्माण करना शुरू किया। चिकन पॉक्स या और सारी बीमारियों में कितने कितने सालों बाद
हम लोगों ने, लेकिन 9 महीने के अंदर वैक्सीन डेवलप की गई, WHO की मान्यता मिली। 95 देशों में आज ये वैक्सीन लग रही है, कोई किसी को एक भी केस वैक्सीन से साइड इफेक्ट का नहीं आया। और ये भ्रांतियों के कारण से इवन आप देखेंगे 30 लाख लोग अभी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्होंने भी सेकंड डोज अपने पूरी होने के बाद नहीं लगाई। ये इसी वजह से है कि आज हम ये राजनीति को किस स्तर पे लेके जा रहे हैं। ये राजनीति से सरकार का या किसी भारतीय जनता पार्टी का हम नुकसान नहीं कर रहे, हम अपने देशवासियों का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश का भला नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूं कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और हम लोग अब लोगों के बीच में जा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं प्रशासन के साथ मिलकर हम वैक्सीनेशन के कैंप लगा रहे हैं। हर जगह जगह पे हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में हमने सर्वे किया है, घर घर जाते हैं हमारे कार्यकर्ता कि किन लोगों को वैक्सीन लग गई है। अगर उनको वैक्सीन लगाने जाने के लिए कोई बुजुर्ग लोग हैं, वाहन की व्यवस्था है, तो हम उनको लेके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। वैक्सीन सेंटरों पर हमने जहां टेंट की जरूरत थी, पार्टी की तरफ से हमने टेंट लगाए, धूप क्योंकि आजकल गर्मी के दिन है, पानी उपलब्ध कराया। अभी मुझे कल ही मेरे वार्ड में 38 में डिस्पेंसरी के SMO डॉक्टर साहब का फोन आया था कि हमें एक वाटर कूलर उपलब्ध करवाइए। मैंने वो वाटर कूलर 38 की डिस्पेंसरी में डोनेट कराया। वह हमने काफी दिनों तक टेंट लगा के रखा। वहां हमारे कार्यकर्ता लोगों को हर प्रकार से जो सहायता सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अभी जो वैक्सीनेशन का इन्होंने वैक्सीनेशन की शॉर्टेज का अब सरकार ने कल परसों 21 जून को लॉन्च कर रहे हैं और सितंबर महीने तक देश के सब लोगों के लिए वैक्सीनेशन जो है वो उपलब्ध होगी और प्रचुर मात्रा में जो है वो उपलब्ध होगी। और हम इस बात को इंश्योर करेंगे सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से कि जल्द से जल्द जो भी प्रोटोकॉल है वैक्सीन का उसके तहत जितने भी लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है वो वैक्सीन हम लोगों को बीच में जागरूकता फैला के उनको वैक्सीनेट करें। अरुण जी, अब मैं आता हूं, जो प्रिडिक्शंस हो रहे हैं खासतौर से थर्ड वेव को लेकर के, इसको लेकर के तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और कितना तैयार हैं आप लोग, और सेकंड वेव से या फर्स्ट वेव से क्या कुछ सबक लिया गया है, इसके आधार पर आप आगे क्या बता सकते हैं और क्या इंश्योर कर सकते हैं कि कम से कम अब इस स्थिति में हैं कि इस तरीके की कोई विपरीत परिस्थिति नहीं बनेगी। कैसे तैयारी आप लोगों ने की है थर्ड वेव को लेकर के, अगर आती है तो? ऐसा देखिए जी, मैं इस मामले में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनकी दूरदर्शिता की हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए। आज अमेरिका जैसा जो देश है जहां पे जो मेडिकल की व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दुनिया में सबसे बेहतर है। और आबादी के हिसाब से हमें देखें, जितनी यूरोपियन देशों में, डेवलप्ड देशों में डेथ हुई, इंडिया में नहीं। और ये जो शोर मचाया जा रहा है, आज जिस प्रकार से सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया तो आपने लॉकडाउन क्यों लगाया? जब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और उस चेन को तोड़ना था, उस चेन को बढ़ने से रोकना था। लॉकडाउन हटाया तो आपने लॉकडाउन क्यों हटा दिया? 80 करोड़ लोगों को पिछले साल भी दिवाली तक 8 महीने का राशन दिया गया। अभी भी अप्रैल से लेकर दीपावली तक 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन की व्यवस्था कर रही है। और WHO ने कहा, वर्ल्ड की कई ऑर्गेनाइजेशनों, कई देशों ने कहा कि भारत ने जो है वो मेडिकल के तौर पे नहीं, इसको, इस क्राइसिस को फाइनेंशियली भी जो है वो लोगों की मदद करके सॉल्व किया। और भारत से हमें सीखना चाहिए। जिस प्रकार से पहले दौर में बड़े अच्छे से सब चीजों को हैंडल किया गया, दूसरे दौर में ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट के कारण से। अब केजरीवाल सरकार, दिल्ली में अगर हम ऑक्सीजन का वो देखें, चंडीगढ़ अगर जनवरी में प्रधानमंत्री के आह्वान पर 3 प्लांट चंडीगढ़ में लगा सकता है, दिल्ली को 9 प्लांट जो है वो अलॉट हुए। सरकार के, दिल्ली की सरकार ने सिर्फ 1 प्लांट के लिए जमीन उपलब्ध कराई। सारा खर्चा सरकार PM केयर फंड से दे रही थी। वो जो कंपनियां लगाने वाली थी उसकी उपलब्धता सरकार करा रही थी। लेकिन आज आप लोगों ने वो इतना बड़ा लोगों के साथ धोखा किया कि आपने 8 प्लांट अगर दिल्ली में लग गए होते समय पे तो दिल्ली में ऑक्सीजन की वजह से किसी की डेथ ना होती। आज 1000 की तादाद में जो है 900 कुछ प्लांट्स देश भर में लग रहे हैं और वो जल्दी लग जाएंगे। जो दवाइयों के लिए रेमडेसिविर या और इंजेक्शन जो आए थे ब्लैक फंगस के लिए, उसकी 20-20 गुना उत्पादन जो है वो सरकार ने बढ़ा दिया है। और कंपनियों को जो है वो उसका पेटेंट परे हटाकर उसको जो है लाइसेंसेस देने शुरू किए। आज जिस प्रकार की दवाइयों के विषय में भी सरकार जो है वो कर रही है। और ऐसा
अभी इसके बारे में कोई पक्के तौर से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि एक समय के पश्चात, एक इंटरवल के पश्चात जब लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है, एंटीबॉडीज खत्म होती हैं, तो लापरवाही की वजह से जो है वो एक बार फिर से फेज जो है, थर्ड फेज की बात की जा रही है, वो आने की संभावना है। मैं तो परमात्मा से दुआ करूंगा कि ये हमें ना फेस करना पड़े, लेकिन फिर भी सरकार इसके लिए, जैसे मैंने बताया, आज हॉस्पिटलों की तादाद बढ़ाई गई है, आईसीयू बेड्स की तादाद बढ़ाई गई है, आज अपना सब तरह की दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीनेशन सब लोगों को लग जाए, और सितंबर माह तक ऐसा कहा जा रहा है। उसमें एक और आशंका जाहिर की जा रही है कि शायद बच्चों में इस बार जो है वो संक्रमण फैलने की जो है आशंका है। चंडीगढ़ में भी स्पेशल जो है चाइल्ड कोविड वार्ड जो है वो की है। देश भर में सरकार ने सब हॉस्पिटल से आह्वान किया है कि ऐसे बच्चों के लिए अलग से जो है वो वार्ड बनाए जाए। तो अभी इस सारी चीजों पे सरकार काम कर रही है, और इतनी बड़ी महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, आज उस महामारी में भी मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से इस चीज को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको हैंडल किया है, शायद वो एक पूरी दुनिया के लिए उदाहरण। अरुण जी, एक बहुत बड़ी आपने बात कही और मैं उसी के साथ चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये अंतिम सवाल है। शुरुआत भी इसी बात के साथ हुई थी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एक तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस निश्चित तौर पे सभी सरकारों के सामने ये है, तो आर्थिक गतिविधियों को भी चलाना है, दूसरा ये है कि कोरोना का चैलेंज तो अभी भी बरकरार है। अगर लोग समझ नहीं रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं, तो उस स्तर पर अब आप लोग कैसे इसको डील करेंगे, क्या प्लानिंग उसको लेकर के की गई है? क्योंकि दोनों ही चीज़ों को पैरेलल लेके आपको चलना है। कैसे इससे निपट पाएंगे? क्योंकि लोग अभी भी लापरवाह होते हुए दिखना शुरू हो गए हैं। भीड़ भाड़ उसी तरीके से होना धीरे धीरे अब दिखना शुरू हो गई है। कैसे इस चैलेंज को आप लोग ले रहे हैं? जब ये पिछले साल ये महामारी हमारे देश में आई और सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, तो देश के प्रधानमंत्री ने एक वाक्य कहा था, जान है तो जहान, और अगर हम जिंदा रहेंगे तो सारी। बट नेचुरल है, अमेरिका जैसे देश में अगर आप देखें तो जब वहां पे ये लॉकडाउन की व्यवस्था हुई तो वो बड़ा आर्थिक क्राइसिस उनको। हमारे देश में काफी लोगों को इस चीज के कारण से, आर्थिक मंदी आने के कारण से बहुत लोग इफेक्ट हुए। लेकिन मैंने जैसे बताया कि 80 करोड़ लोगों को उपलब्ध राशन कराना, फिर जो माइग्रेट्स हैं वो माइग्रेट ना करें अपनी स्टेटों की तरफ से, उन लोगों के लिए सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था की। ऐसी बहुत सारी स्कीमें जो सरकार ने चलाई कि लोगों को, अभी इस बार भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। मैं समझता हूं कि लोग, दोनों चीजें हैं, सरकार की कभी ये मंशा नहीं रहती कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को जो है वो आर्थिक जो फाइनेंशियल चीज को ट्रैक पे लाया जाए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जान सबसे महत्वपूर्ण है, उस विषय में दो चीजें हैं। सरकार को जहां सख्त कदम उठाने चाहिए, कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, वो भी करने चाहिए। और लेकिन उसके साथ साथ ही मैं समझता हूँ कि लोगों के बीच में, जैसे भारतीय जनता पार्टी अवेयरनेस के कार्यक्रम लेके जा रही है, लोगों को बता रही है, हम मास्क बांध रहे हैं, 2 गज की दूरी के लिए बोल रहे हैं, ऐसे सब चीजों के लिए हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सरकार जो है वो अपने स्तर पे तो बहुत अच्छा काम जो कर ही रही है। जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की प्रशंसा हुई है, लेकिन उसी तरीके से उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सरकार की इस चीज में सरकार के साथ चले, सरकार जो चीजों को डूज एंड डोंट्स है उसको फॉलो करें, और इसी चीज के कारण, इसी सब चीजों का पालन करते हुए ही हम इस महामारी को हरा पाएंगे। और मैं समझता हूं कि हम लोग इसमें जरूर सफल होंगे। और लोगों से भी मेरी अपील है कि मास्क जो है, अब देखिए मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है रेनोवेशन का, तो मजदूर इधर उधर आ रहे हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा उसमें, लेकिन मैंने अपना मास्क में कभी भी उतारता नहीं। बार बार हाथ सैनिटाइज करना, ये सब चीजों के कारण से हम लोग जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलना नहीं चाहिए।
क्योंकि हम अगर खुद इन्फेक्ट होते हैं तो ये बीमारी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम बिल्कुल। एक अरुण जी, बार मुझे लग रहा है कि आप जो अपील कर रहे हैं इसका असर जरूर पड़ेगा और निश्चित तौर पर जिस बात को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इसी तरीके से उस काम को और बेहतर तरीके से करते रहें ताकि आने वाले समय में भी कोरोना के इस चैलेंजेस के बीच में हम लोग इस महामारी को हरा पाएं। बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आज इस ई अधिवेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया न्यूज पर ट्राई सिटी ई अधिवेशन लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।